सर, वेलकम टू आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। यहाँ पे हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरी अपडेटेड मटेरियल जो 3 महीने का करंट अफेयर्स है, बेसिकली ये करंट अफेयर्स नहीं होता है, हमने बनाया है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। और बहुत सारे लोग आप में से परिचित नहीं होंगे, बट आई हैव क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स ट्वाइस, सो आई हैव द एक्सपीरियंस कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। सो पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, disaster management, geography, science and technology, then social issues, culture and miscellaneous सारी ही हम करने वाले हैं। करीब 17 पेज में मैंने नोट्स बनाया है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूं। और यहाँ पे हमारा आज PT 365 खत्म हो रहा है, करीब रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरी कोशिश है कि अभी के अभी मैं 1-1.25 घंटे लगेंगे इसमें, 1 घंटे करीब, और इसको मैं डिलीवर कर दूं ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लें। मुझे लगता है कि अब तक हमने जितने टोटल PT 365 कर लिया है और ये सिर्फ अपडेटेड मटेरियल बचा था। अब आप कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ेंगे, आपका मैंने काफी काम इजी कर दिया है और मेरी तो सिर्फ आधी कॉपी भी नहीं भरी है और सारे के सारे समरी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलिटी। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए, संविधान में कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, बस माइनॉरिटी या माइनॉरिटी शब्द देखने को मिलता है। आर्टिकल 29 में कहा गया एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्टिकल 29 केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के सिटीजन के सेक्शंस के लिए है। इसमें वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 30 में है, बैकग्राउंड देखना जरूरी है क्योंकि ये न्यूज में था। देखिए, जितने भी इश्यूज हमने लिया है ना, वो न्यूज में थे, उनके बैकग्राउंड को कवर करते हैं, बिकॉज यूपीएससी हैज द हैबिट ऑफ आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आर्टिकल 30 में 2 तरह के माइनॉरिटीज की बात की जाती है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, ताकि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस दे कैन एस्टैब्लिश एज वेल एज एडमिनिस्टर। टीएमए पाई केस 2002 में कहा गया कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आधार पे जो डिमार्केशन होगा वो स्टेट वाइज होगा। और आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इज नीदर एब्सोल्यूट एंड नॉर अबव द लॉ। आरटीई एक्ट के अंतर्गत माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं आते हैं। आर्टिकल 350A इसमें स्टेट प्राइमरी एजुकेशन के स्तर पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन की व्यवस्था करेगा। एंड आर्टिकल 350B लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन है। कुछ अदर प्रोविजंस देखें इससे संबंधित तो है आर्टिकल 25 जिसमें फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, देन फ्रीडम टू प्रोपोगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस वंस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। देन 26 में वही स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूशंस को। देन 20 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। देन 27 में है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्सेस नहीं लगाएगा। 28 में क्लासिफिकेशन दी गई है कि कैसे मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। 4 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। देन आर्टिकल 347 में कुछ सेक्शंस ऑफ सिटीजन, कुछ जैसे कि किसी स्टेट में रह रहे हैं तो उनको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड देन 350 में ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। बेसिकली ये जो है ना वो पार्ट 17 का पार्ट है। ओके, दूसरा है हिंदी लैंग्वेज। ये चर्चा में था क्योंकि मोटा भाई ने कहा कि इंग्लिश के बजाय हम हिंदी को यूज करें तो बेहतर होगा इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए। हिंदी का बैकग्राउंड है कि आर्यन ब्रांच है, संस्कृत का डिसेंडेंट है। 14 सितंबर को हिंदी डे मनाते हैं। गांधी जी ने काफी यूज किया था, लैंग्वेज ऑफ यूनिटी से कहते हैं। हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल है जिसमें 22 टोटल भाषाएं हैं इंक्लूडिंग हिंदी, बट इंग्लिश इज नॉट देयर, संस्कृत इज देयर। 43.6% पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस स्पीक्स हिंदी। सेकंड नंबर पे बंगाली है, थर्ड पे मराठी है। पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो हिंदी का तीसरा स्थान है वर्ल्ड वाइड। वैसे बताइए आप मुझे पहले नंबर पे कौन सा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज था फोन टैपिंग को लेकर के। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 एजेंसीज को इंक्लूडिंग आईबी, सीबीआई, ईडी, एनसीबी एंड स्टेट की पुलिस को। ग्राउंड्स है बहुत सारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, प्रिवेंट इंसाइटमेंट टू कमिट ऑफेंस। ओके, कौन इशू करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी, और इसके काउंटर पार्ट जो स्टेट में होते हैं राइटिंग में देना पड़ता है। और एक्सेप्शनल
सर्कमस्टांसिस में जॉइंट सेक्रेटरी एंड आईजी लेवल का कोई अधिकारी। 19(1)(a) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें कि प्रिवेसी भी इंक्लूडेड है, ये अफेक्ट होते हैं, थ्रेटन होते हैं इससे। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि किसी हस्बैंड को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करे, और यहाँ तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी करते हैं। तो एनीवेज जस्ट लाफ। ओके, ऑर्डर को रिव्यू किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी और काउंटर पार्ट के लिए। ओके, मतलब रिव्यू करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी स्टेट लेवल पे। सेकंड इज क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट, इसने रेप लॉ को स्ट्रेंथन बनाया 2013 एंड 2018 में। क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, पुलिस एंड प्रिजन स्टेट लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये आप देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कई सारे प्रोविजंस थे तो सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ लिख दिया, बट नॉट नीड टू रिमेंबर। अगला न्यूज है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्ट है, 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। क्राइम एंड क्रिमिनल्स की इंफॉर्मेशन का रिपोजिटरी है ये, कई सारे पब्लिकेशंस छापता है जैसे क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, प्रिजन पे स्टैटिस्टिक्स एंड फिंगरप्रिंट्स, रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338 में है ये, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत आया। काम है इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट्स को देखना और रिपोर्ट करना। कुछ सेफगार्ड्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड्स हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, जो रिजर्वेशन से संबंधित है। 29 हमने ऊपर बात कर ली है। 46 में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात कही गई है। आर्टिकल 350A भी हमने ऊपर बात कर लिया है। सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। 23 में बेगार, 24 चाइल्ड लेबर, 244 फिफ्थ शेड्यूल, 275 ग्रांट सीनेट पे है। ओके, पॉलिटिकल 164 का 1 है, जैसे इसमें ट्राइबल मिनिस्टर की व्यवस्था की गई है झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में। ओके, उड़ीसा 243 है, जिसमें पंचायतों में रिजर्वेशन की बात कही गई है। देन 330 जिसमें लोकसभा में रिजर्वेशन होगा, 332 विधानसभा में, 334 10 साल का कंटिन्यूएशन, 371 स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम ऑफ द स्टेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि व्हाट इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सिरूर मठ में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इवॉल्व किया था 1954 में, और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी ग्रांटेड प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 25। ओके, लीगल एंटिटी स्टेटस, दिस वाज देयर इन द न्यूज बिकॉज मद्रास हाई कोर्ट हैड सेड that nature has to be also granted this status, legal entity का, so it will be treated like individual. Okay, now reservation in promotion for SC and ST, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में है। एम नागराज केस में 3 क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, जिसमें एक क्वांटिफाइबल डेटा को कलेक्ट करना था कि क्या सच में SC या ST लोग बैकवर्ड हैं, लेकिन जर्नैल सिंह केस 2018 में इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया क्योंकि मान लिया गया यस it is a backward community. Next is about one rank one pension. कोसियारी कमेटी ने इसको डिफाइन किया कि यह एक यूनिफॉर्म पेंशन है जो आर्म फोर्सेस को दिया जाएगा, they will to those who are retiring on the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement. Okay, next is DNT, denotified nomadic and semi nomadic tribes. ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के अंतर्गत आता है, and this was denotified in 1952 on the कालेलकर कमीशन, और इसमें कई लोगों को ट्राइबल्स, कई को दलित्स और कई को बैकवर्ड्स क्लासिफाई किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्रोजेक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव है ताकि डेटा का सीमलेस ट्रांसफर हो सके अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट गारंटी द क्रिमिनल जस्टिस, एंड MHA ने इसको इम्प्रूव कर दिया है। सुअस क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए है। सुपेस क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का पोर्टल है ताकि पेंडेंसी को कम किया जाए और इफिशियंसी को बढ़ाया जाए। मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट का एड्रेस है फॉर, बेसिकली मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। 2 ओकेजन होता है, पहला जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए और पहली मीटिंग हो, और दूसरा हर साल का जो पहला सेशन होता है, या आर्टिकल 87 में दिया हुआ है। उसके बाद वोट होता है दोनों ही हाउसेस में, और अगर डिफीट होता है तो दैट इज कंसीडर्ड एज द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट।
ओके, नाउ द सेंसस रूल्स बेसिकली चेंज किए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड सेल्फ इनोमरेशन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें ऑनलाइन आप सेल्फ इनोमरेशन कर सकते हैं, जो सेंसस अभी होने वाला है। और एनपीआर में, एनपीआर बहुत चर्चा में था 2019 में। ये बेसिकली रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट्स होता है, और प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उनको इंक्लूड कर लिया गया है फॉर पब्लिसिटी। सेंसस कंडक्ट करता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, जो एमएचए का पार्ट होता है। नाउ अगला न्यूज है चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी। ये मोस्टली एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का पार्ट है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में लाया गया था। नाउ नेशनल ई विधान ऐप, ये पेपरलेस असेंबली के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नोडल है। बिहार पहला लेजिस्लेटिव असेंबली बन गया है इसमें, और यह एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नाउ जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग अभी कलकत्ता में होनी है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इसमें पार्ट है। नेहरू जी पहली बार जोनल काउंसिल के कॉन्सेप्ट को लाए थे, और 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए थे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इसके चेयरमैन मोटा भाई हैं, और चेयरमैन बेसिकली होम मिनिस्टर ही होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर। और मेंबर्स होते हैं इसमें चीफ मिनिस्टर प्लस 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर एंड ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट कलर, आईएनएस वालसुरा को मिला है। ये बेसिकली वैसे मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है जो एक्सेप्शनल सर्विस दे, बोथ ड्यूरिंग पीस एंड वॉर, दोनों को कंसिडर किया जाता है। ओके, एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक्स टास्क फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, और इसी के सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे। नाउ ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल फॉर स्पीडी फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, और ये अगेन उसी मिनिस्ट्री का पार्ट है। अगला है इलेक्शन फ्रीबीज। देखिए, इलेक्शन फ्रीबीज होता है कि आपको लैपटॉप दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे, इस तरह की चीजें इलेक्शन के दौरान जो नेता आपको प्रॉमिस करते हैं। तो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो एनके सिंह हैं, इन्होंने कंसर्न को रेज किया है, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है बिल्कुल। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सुमन बेरी इसके वाइस चेयरमैन बने हैं। सुमन बेरी एक मेल है, जैसे कल कंफ्यूजन हो गया था ऐश्वर्या वर्मा को लेकर के, वो 4th रैंक यूपीएससी में। मुझे लगा कि शायद अब लिस्ट तुरंत नाम आया था, तो मुझे लगा शायद कोई फीमेल होंगी। ओके, तो नीति आयोग पे थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेंगे। 2015 में आया था, 1 जनवरी से एग्जिस्टेंस में, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के तहत बनना है। अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। थिंक टैंक है, प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक है बेसिकली, जो पॉलिसी गाइडलाइंस को देता है। ओके, वो आप सब जानते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, इसमें इंडिया नहीं है, ये एक चीज सबसे पहले याद रखना है। चाइना और रशिया भी नहीं है, इंडिया नहीं है, ये सबसे पहले याद रखना है। बुडापेस्ट कन्वेंशन, इसमें भी इंडिया नहीं है, और ये साइबर क्राइम से संबंधित है। एंड इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग मल्टीलैटरल कन्वेंशन जो साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे है। फ्रेंड्स, हमने पॉलिटी को खत्म कर दिया है, और मेरा गला इतने में दुख गया, बट एनी हाउ आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। लगातार इसमें क्या है ना कि इसमें रोकने का कोई सिस्टम है नहीं, तो मुझे या तो रुकना होगा, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आई एम थिंकिंग कि लगातार बोल ही दूं, और ठीक है, आइए यार हम शुरू करते हैं। श्रीलंका में क्राइसिस था, आप सभी को पता है। रीजंस क्या थे? इंपोर्ट पे डिपेंडेंस काफी हाई था। चाइना का डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, देखिए हर जगह टिक नहीं लगा रहा हूं, थीम्स पे हम टिक लगा दे रहे हैं। ओके, टूरिज्म में फॉल हुआ, एग्रीकल्चर क्राइसिस आया, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण इन्फ्लेशन आया, और करेंसी काफी वीक हो गई। सोवरेन डिफॉल्ट या एक्सटर्नल डेब्ट डिफॉल्ट, ये होता है जब कोई कंट्री क्या करता है, अपने इंटरेस्ट को या प्रिंसिपल को रीपे नहीं कर पाता है अगर विदेशों से लोन लिया है तो। नेक्स्ट इज मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये कोलंबो में खुला है, और इंडिया और श्रीलंका की नेवी एंड कोस्ट गार्ड कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट इज ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ये पेरिस एग्रीमेंट जो COP21 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। नेक्स्ट इज इंडिया जापान, दोनों ही देश G4, क्वाड और G20 के पार्ट हैं। जापान इंडिया को सबसे ज्यादा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देता है। दोनों के बीच CEPA साइन हुआ है 2011, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये मैंने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में। धर्मा गार्जियन आर्मी के बीच, सिन्यू मैत्री एयरफोर्स के बीच, एंड जिमेक्स नेवी के बीच, ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस हैं। जापान मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो गया, इंडिया US उसमें ऑलरेडी पहले से ही थे, और 2015 से कॉन्टिन्यूसली इसमें परमानेंट मेंबर हो गया। इन दोनों के बीच एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट है टू एक्सचेंज द सप्लाई एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द बायलैटरल एक्सरसाइजेस, ACSA। नाउ अगला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ECTA साइन किया, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देन रशिया यूक्रेन, देखिए यूक्रेन सोवियत से 1991 में बाहर आया था, और डोनबास रीजन जिसमें कि डोनेट्स्क एंड लुहांस्क हैं, ये कोल माइनिंग एंड स्टील प्रोडक्शन का रीजन है। मारियोपोल यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है, और ये एजो सी पे है। खैरसोन टनाइपर रिवर पे है, और ब्लैक सी में फ्लो करता है, यूक्रेन में है।
नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेटो ट्रीटी या वॉशिंगटन ट्रीटी कहते हैं। इसमें अगर किसी देश को इंटर होना पड़ता है तो एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद मेंबरशिप एक्शन प्लान पहले मिलता है। नेटो बेसिकली एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें 27 यूरोप से, 2 नॉर्थ अमेरिका से और 1 यूरेशियन कंट्री है। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ, कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसकी क्राइटेरिया है कि देयर शुड बी अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज एटसेट्रा। नाउ अगला टॉपिक है MNNA यानी मेजर नॉन नेटो एलाई। अभी चर्चा में था क्योंकि यूएस ने कतर को ये स्टेटस ग्रांट किया है। जब ये स्टेटस किसी को मिलता है तो यूएस के वॉर रिजर्व स्टॉकपाइल को वहां पे रखना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी कमिटमेंट इसमें नहीं होती है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अगला है मिन्स्क एग्रीमेंट 1 and 2, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हुआ था बहुत पहले, जिसमें यूक्रेन एंड रशिया के बीच शांति को बहाल करना था। नाउ अगला है जेनेवा कन्वेंशन, वार के दौरान ह्यूमैनिटी को दिखाना इसके लिए है और यूएन के सारे मेंबर्स ने इसको रेटिफाई किया है। अगला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये डील करता है वॉर क्राइम, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। रोम स्टैट्यूट इसको गवर्न करता है। यह एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो यूएन का पार्ट नहीं है, इसका हेडक्वार्टर हेग में है और इंडिया ना ही इसको साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। ना अगला है इकोसॉक। देखिए यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें ये एक वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएन है विच हैज 54 मेंबर्स, 54 मेंबर्स हैं और इन मेंबर्स को यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करता है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि 2022 से 24 तक के टर्म के लिए यानी 3 साल के लिए भारत को चुन लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका 5वां समिट अभी वर्चुअली हुआ है श्रीलंका में और पहला हुआ था बैंकॉक में 2004 में, जिसमें भूटान और नेपाल मेंबर बने थे। सेकंड इन दिल्ली 2008 में, थर्ड इन नेपिदाओ म्यांमार में है 2004 में एंड फोर्थ इन नेपाल 2018 में। शुरू में बना था तो बिस्टेक था और बैंकॉक में बना ये जून 1997 में, बट 6 महीना के बाद इसमें म्यांमार जुड़ गया और ये बिम्स्टेक हो गया। सेक्रेटेरिएट इसका ढाका में है और बिम्स्टेक और ब्रिक्स का आउटरीच समिट गोवा में 2016 में ऑर्गेनाइज किया गया। अब यह अपने आप को रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देख रहा है रादर देन द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जो 14 सेक्टर्स थे उसको घटाकर 7 सेक्टर्स की बात कही जा रही है। इसकी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के मास्टर प्लान है 2018 से 28 तक। 3 नए एग्रीमेंट्स इस बार इस मीटिंग में हुए म्यूचुअल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर फैसिलिटी। इसके मेंबर्स को अगर हम याद करने का तरीका बताएं तो बिम्स्टेक भूलना नहीं, ऐसे याद रखना, बिम्स्ट भूलना नहीं। यानी हम ऐसे देखते हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये भूलना नहीं। ओके नाउ अगला है ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसमें इंडिया को लीडरशिप पोजीशन मिला है और होस्ट कंट्री एग्रीमेंट को साइन कर दिया है ताकि एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर ऑफ ITU खोला जाए यहाँ पे। ये बेसिकली यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो ICT से डील करता है। इसकी मेंबरशिप इंक्लूड करता है स्टेट्स, यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एलोकेट करता है ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स को। नाउ OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज। देखिए ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हुर्रियत चीफ को पाकिस्तान ने इनवाइट कर दिया और इस्लामाबाद में इसकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो वहाँ पे वो इनवाइट किए, तो इंडिया ऑफ कोर्स अपना कंसर्न को रेज किया। यूनाइटेड नेशन के बाद देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेद्दा सऊदी अरब में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट इज अरब लीग जिसमें अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कायरो में है। नेक्स्ट इज फोर्थ इंडिया US 2+2 डायलॉग फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज एंड US के वाशिंगटन DC में ऑर्गेनाइज किया गया। चौथा नाउ इंडिया फ्रांस, इन्होंने एक रोड मैप साइन किया है ऑन द ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। नेक्स्ट इज इंडिया UAE जिन्होंने सेपा को साइन कर लिया है। नेक्स्ट इज इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, एक्चुअली 1992 में साइन हुआ। इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को बेसिकली एक जगह दे देता है कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं और ब्रह्मपुत्रा गंगा को इसके तहत कनेक्ट कर लिया गया है। नाउ अगला है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसमें इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट होगा, चाइना को काउंटर करने का प्लान है। यह इंडिया का जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है यूके के साथ वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है इस फंड को यूज करने के लिए। नेक्स्ट इज रायसीना डायलॉग 2022।
यह एक मल्टीलैटरल डायलॉग है जो विश्व के जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में जो चैलेंजिंग इशूज हैं इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी वो होता है, और यह दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंस 2016। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विच इज अ थिंक टैंक, ये ऑर्गेनाइज करता है विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें ग्लोबल लीडर्स आते हैं फ्रॉम द पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी एंड डिफेंस। नाउ इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, ये सेक्रेटरी लेवल का एक मैकेनिज्म है टू मेन स्ट्रीम इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने इसको कॉन्वीन किया और इसमें सार्क के सभी देश तथा म्यांमार इंक्लूडेड है। नाउ अगला है कफाला सिस्टम। बेसिकली जो वहाँ के लोकल स्पॉन्सर्स हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, तो माइग्रेंट्स को टोटल कंट्रोल कर लेते हैं। और कतर में भी फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, तो वहाँ पे ये काफी चर्चा में था। नाउ यूएनएससी रेजोल्यूशन 1540 यानी 1540, दिस इज रिलेटेड टू weapons of mass destruction and there is no single definition of weapons of mass destruction. Next is about first single state nuclear weapon free zone, मंगोलिया को घोषित किया गया था in 1992. Next is defense expenditure, इंडिया का less than 1% of GDP है in the last 5 years. Then next is I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, MHA के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज हार्मेटिक वाइपर, यह एक मालवेयर है यानी मैलिशियस, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं इसे, यूक्रेन में डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट इज स्प्लिंटर नेट, बेसिकली नेशंस जो है वो डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि आप अपना इंटरनेट को लेके बैन कीजिए, वो अपना करेंगे तो इससे वही स्प्लिंटर इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है ये, चाइना का जैसे ग्रेट फायरवॉल और यूएस रसिया का ऑनलाइन आयरन कर्टन। अगला है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये चाइना का है ताकि यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, क्वाड एंड ऑकूस को काउंटर किया जाए। ऑकूस का मैंने मतलब बताया था, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस है इसमें। नाउ अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट हैबिटेशंस प्राइमरली अलोंग बॉर्डर विद चाइना, और इसको पायलट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है कि जैसे जो 1993 मुंबई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट था उसमें अबू सलेम दोषी था तो पुर्तगाल में चला गया था, तो इसको लेकर के आया गया इंडिया में, तो वही एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसका नोडल होता है। नाउ आफ्सपा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको पार्शियली विड्रॉ कर लिया गया है फ्रॉम असम, नागालैंड एंड मणिपुर। रिसेंट में 1958 में ये आया था। इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स एंड इम्यूनिटी दी गई है इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर उस एरिया के, या तो पूरी स्टेट में या कहीं कुछ पार्ट्स में, और इसमें बिना वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में आफ्सपा लागू है। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अरुणाचल असम। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बनाई हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर हेड करेंगे, सिमिलर टू असम एंड मेघालय, सो दैट दे कैन रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। ओके, नेक्स्ट इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स प्राइम, यह हेल्प करता है डिफेंस स्टार्टअप्स को ग्रो होने में। नेक्स्ट इज नॉर्ड स्ट्रीम 2, ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रसिया से जर्मनी तक है और बाल्टिक सी होते हुए जाता है। देन अगला है फाकलैंड आइलैंड, ये साउथ अटलांटिक में है जो ब्रिटेन अर्जेंटीना के बीच इसको लेकर के विवाद है। देन नेक्स्ट इज तंजानिया, यहाँ पे SS हसन यहाँ के पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। तंजानिया के 2 कैपिटल हैं, एक है डोडोमा और एक है दार एस सलाम। तंजानिया इंक्लूड करता है जंजीबार, पाम्बा और माफिया आइलैंड को। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, ये पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और लेक विक्टोरिया जो इसके नॉर्थ में है, ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। नाउ अगला न्यूज इज तुर्कमेनिस्तान, जिसकी कैपिटल अशगाबाद है, अमुदारिया नदी यहाँ बहती है। नेक्स्ट इज रेड सी, जो वर्ल्ड का नॉर्दर्न मोस्ट ट्रॉपिकल सी है जो एशिया और अफ्रीका के बीच है। सैलिनिटी काफी ज्यादा है और ग्लोबल 200 इको रीजन्स फ्रॉम WWF का ये पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी कि सीड, इसका मैंने कोड बनाया है सीड, यानी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश है, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती। इथियोपिया सबसे बड़ा है, नाइल एंड जुबा साबेले रिवर यहाँ से बहते हैं। नाउ टर्की, अंकारा कैपिटल है, लार्जेस्ट यहाँ पे लेक वैन है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पॉलिटी और IR कर लिया, हम यहाँ पे अब इकोनॉमी को देख रहे हैं। करेंट अकाउंट सरप्लस, देखिए तो इकोनॉमी में ना ट्रेंड देखा जाता है,
तो करंट अकाउंट सरप्लस कुछ आइसोलेटेड क्वार्टर्स में मतलब कभी कभी देखे गए। सबसे ज्यादा वर्ल्ड का अगर रेमिटांस कहीं पे आ रहा है तो वो भारत में आ रहा है। ट्रेड डेफिसिट हमारा है मर्चेंडाइज में, जबकि सर्विसेज में ट्रेड सरप्लस है। हम इंडिया के सेंस में बात कर रहे थे। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर हम बात करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों है, तो कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, एनर्जी का इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का प्राइस काफ़ी हाई है, डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। नाउ इससे पोटेंशियल थ्रेट क्या है, तो इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आएगी, इन्फ्लेशन होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होगी। नाउ अगला है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। ये फास्ट ट्रैक करेगा मोनेटाइजेशन ऑफ द लैंड एंड नॉन कोर एसेट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करते हैं। नाउ अगला है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ द जो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है सीपीएसईज में उसको ट्रांसफर कर दिया है, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल। डीपाम जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट, तो ये नई गाइडलाइन इसमें दिया है और कि स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयूज को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो किसी दूसरे पीएसयू को बाय करें। नाउ अगला टॉपिक है श्रिंकफ्लेशन। ये एक प्रकार का हिडन इन्फ्लेशन है। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान पे जब कंपनी को लग रहा था कि उनको प्रॉफिट को बढ़ाना है थोड़ा सा और, तो वो क्या करेंगे, प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, प्राइस उतना ही रख देंगे। जो सामान आप 10 रुपए में खरीदते थे वो 10 रुपए में ही खरीदेंगे, उसमें जो क्वांटिटी थी वो घटा देंगे। आपने लेज वगैरह में देखा होगा या हल्दीराम में ये सब। नाउ अगला है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये लिक्विडिटी यानी डिपॉजिट को एब्जॉर्व करने का एक तरीका है। फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम द शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें आरबीआई कोई कोलेट्रल या गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा। वही आपने पहले क्या था इसके जगह पे कि फिक्स्ड रेट का रिवर्स रेपो था, तो रिवर्स रेपो में तो कोलेट्रल देना पड़ता था आरबीआई को कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन यहां पे नहीं देगा। ठीक है, उर्जित पटेल कमेटी ने इसको पहली बार रिकमेंड किया था 2014 में, और इसमें 3.75% का बेसिकली इंटरेस्ट रेट रख दिया है, और ये सीआरआर के लिए एलिजिबल नहीं होगा जबकि एसएलआर के लिए एलिजिबल होगा। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब जो कॉन्सेप्ट है। नाउ बैड बैंक एनपीए को कंट्रोल करेगा। देन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में खुला है अंडर कंपनी एक्ट 2013। नाउ निधि कंपनी सिमिलर टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है जो अपने मेंबर्स को बोरो और लेंड करता है, सेविंग हैबिट को इनकलकेट करता है, म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल पे काम करता है। आरबीआई का लाइसेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन कंपनी एक्ट के तहत अप्रूवल चाहिए होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट इसके ऑपरेशनल मैटर्स को रेगुलेट करता है। आरबीआई डायरेक्शंस को इशू करता है फॉर द डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज, और चिट फंड से ये डील नहीं करता है। और बता ही दिया मैंने कि नॉन मेंबर्स को ना तो पैसा देता है ना ही लेता है, इंडिविजुअल मेंबर्स ही केवल इसमें अलाउड है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिकली प्रोजेक्ट फाइनेंस करता है फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट इज जीरो कूपन बॉन्ड। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन डीप डिस्काउंट पे दिया जाता है, और फेस जब मैच्योरिटी होती है तो फेस वैल्यू पे आपको पैसा मिल जाता है। उसके बाद है ऑयल बॉन्ड्स। ये बेसिकली प्रोमिसरी नोट होते हैं जो गवर्नमेंट देती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जो इन ल्यू ऑफ द कैश जो गवर्नमेंट को देना होता है उनको। नाउ नेगेटिव यील्डिंग बॉन्ड्स, ये वैसे बॉन्ड होते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान करा देते हैं व्हेन दे मैच्योर। ओके, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम यूपीआई अब यूएई में यूज किया जा रहा है। यूपीआई क्या है कि इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो एनपीसीआई ने लाया था, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूपीआई लाइट आया है, ये भी एनपीसीआई का है, जिसमें फास्टर विदाउट इंटरनेट स्मॉल पेमेंट किए जाएंगे। नाउ ग्लोबल ट्रेड मॉडल्स, ये डब्ल्यूटीओ का इनिशिएटिव है, इसमें ये प्रोजेक्शंस करेगा। डब्ल्यूटीओ एकमात्र इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीज के बीच को डील करता है। नाउ अवसर स्कीम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अपने प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकें और शोकेस कर सकें। नाउ अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर, ये एससी एंड ओबीसी एंटरप्रेन्योर्स के लिए है ताकि उनको हेल्प कर सके जिनको वेंचर कैपिटल फंड से कोई मदद नहीं मिल पाती है।
नेक्स्ट इज समर्थ, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट इज लैवेंडर कल्टीवेशन, ये पर्पल और लैवेंडर रेवोल्यूशन का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया थ्रू CSIR अरोमा मिशन। अरोमा मिशन भी यही है जम्मू एंड कश्मीर में लैवेंडर कल्टीवेशन के लिए, और नेटिव टू यूरोप है लैवेंडर। नाउ सैफरन बाउल प्रोजेक्ट, सैफरन को कल्टीवेशन जो केवल जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा था उसको नॉर्थ ईस्ट में प्रमोट करने के लिए है। जे फॉर्म एक सेल रिसीट है फार्मर्स का, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो मार्केट मंडी में बेचते हैं उससे मिलता है, वही है सेल रिसीट। MSME के लिए है रैंप स्कीम, और वर्ल्ड बैंक इसमें असिस्ट कर रहा है। सेमीकंडक्टर को लेकर के एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, तो मीटी मिनिस्टर इसको हेड करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर्स हैं डायोड में, ट्रांजिस्टर्स, फोटोवोल्टेइक सेल्स में। नाउ लिथियम, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा सप्लायर है लिथियम का। नाउ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये DPIIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का पार्ट है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाएगा ओवर द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। नाउ लीप यानी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 2015 में आया, और ADB लीड पार्टनर है। नाउ सागरमाला प्रोग्राम, यह मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का पार्ट है और PPP पे है। 4 इसके लक्ष्य हैं कि पोर्ट को मॉडर्नाइज करें, नए पोर्ट का डेवलपमेंट हो, पोर्ट की कनेक्टिविटी हो, पोर्ट लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और कोस्टल कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। नाउ ई डिटेल्ड एक्शन रिपोर्ट पोर्टल, ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का है, ताकि रोड एक्सीडेंट्स पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए। ओके, नेक्स्ट इज पर्वतमाला, ये रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कन्वेंशनल रूट्स होते हैं हिली एरियाज में उनकी जगह पे, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट 2022-23 में इसको अनाउंस किया। नाउ कोयला है, प्रूवन कोल रिजर्व्स में USA पहले पे है, इंडिया 5th पे है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल है। नाउ गोवर्धन यानी बायो CNG प्लांट PM ने इनॉग्रेट किया है एट इंदौर, जो एशिया का सबसे बड़ा है। कैटल डंग एंड सॉलिड वेस्ट को फार्म्स को ये कंपोस्ट में बदलेगा, बायोगैस में एंड बायो CNG में। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पार्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव था। नाउ अगला है इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज मिशन, जो रिप्लेस कर रहा है 10% ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स केमिकल्स को विद बायो बेस्ड अल्टरनेटिव्स बाय 2030। नाउ अगला है लो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, जो इंडिया का आया है, डिस्पाइट कि इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd है PPP पे। तो इसका इम्पैक्ट है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट में इंस्टेबिलिटी आएगी, और कैपिटल मार्केट में आइसोलेशन होगा। नाउ CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें बेसिकली इंडिया पहला था जो इसको लेजिस्लेट किया, और 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट इसमें है लास्ट 3 साल का। क्राइटेरिया है कि 500 करोड़ नेट वर्थ हो, 1000 करोड़ टर्नओवर हो, और 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो। नाउ IPR, ये DPIIT इसमें नोडल है, इंडिया को 21st रैंक मिला इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। नाउ कुछ रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे फूड फर्स्ट क्राइसिस देन कैटास्ट्रॉफ ऑक्सफैम इंटरनेशनल का, फूड प्राइस इंडेक्स FAO, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नीति इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कमोडिटीज मार्केट आउटलुक वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे RBI। एक्सपोर्ट में है 1 नंबर पे USA, 2 पे UAE और 3 पे चाइना, मतलब इंडिया किनको एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा। देन एक्सपोर्ट कमोडिटीज में है पेट्रो प्रोडक्ट्स, ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस एंड पर्ल्स एंड स्टोन्स। फ्रेंड्स अभी काफी बचा हुआ है, सो मुझे लगता है कि एक और पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। अब मैंने बना दिया है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।